प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण देखा था। अब हम तटस्थ वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की चर्चा करेंगे। तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। विद्यार्थियों, तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर किया जाता है और जैसा कि मैंने बताया, तटस्थ वक्र विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक माप की विधि है, जहां हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को मापनीय मानते हैं और उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त संतुष्टि को हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता, केवल तुष्टि गुणों की तुलना की जा सकती है। विद्यार्थियों, क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता एक मानसिक अनुभूति है जिसको गणनावाचक रूप में मापना असंभव है। उपभोक्ता केवल यह कह सकता है कि उसे किसी वस्तु या वस्तुओं के एक संयोग से, कॉम्बिनेशन से, किसी दूसरी वस्तु अथवा वस्तुओं के दूसरे संयोग से संतुष्टि बराबर मिलती है, कम मिलती है या अधिक मिलती है, वह यह तो बता सकता है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि वस्तुओं के एक संयोग की तुलना में वस्तुओं के दूसरे संयोग से कितनी कम या कितनी अधिक संतुष्टि उसे प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को या वस्तुओं के संयोगों को एक अधिमान क्रम में, स्केल ऑफ प्रेफरेंस में रख सकता है, लेकिन विभिन्न वस्तु संयोगों से उसे कितना संतोष मिल रहा है यह वह संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, तटस्थ वक्र विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न उपयोगिता स्तरों को क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक रूप में नहीं बता सकता, बल्कि वो केवल इतना बता सकता है कि उसका संतुष्टि स्तर एक संयोग से, जो उसे संतुष्टि स्तर है उसका, वह दूसरे संयोग की तुलना में, वस्तुओं के दूसरे संयोग की तुलना में कम है या अधिक है या उसके समान है। क्योंकि तटस्थ वक्र विश्लेषण के जो समर्थक अर्थशास्त्री हैं वह ये मानकर चलते हैं कि मांग का विश्लेषण करने के लिए, उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उपभोक्ता को ये बताना हो कि उसे किसी वस्तु संयोग से कितना अधिक या कितना कम उसे संतुष्टि मिल रही है। विद्यार्थियों, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सबसे पहले एजवर्थ ने 1881 में किया, लेकिन उन्होंने तटस्थ वक्रों की सहायता से मांग का विश्लेषण नहीं किया था। बाद में फिशर, परेटो तथा जॉनसन के द्वारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग किया गया, लेकिन जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने तटस्थ वक्र विश्लेषण को लोकप्रिय बनाया और सन 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक
वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के मांग की विस्तृत व्याख्या की थी। विद्यार्थियों, आपको ये बता दूं मैं कि तटस्थता वक्रों को हम उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र या सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम तटस्थता वक्र क्या है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, हम उसकी बात करते हैं। तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दो वस्तुएं ले रहे हैं। ये दो वस्तुएं एक्स वस्तु या वाई वस्तु हो सकती है, या हम कहें कि सेब और केला, ये दो वस्तुएं हो सकती हैं। तो हम दो वस्तुओं को एक्स वस्तु और वाई वस्तु से सूचित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तटस्थता वक्र है वो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताएगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। और चूँकि ये विभिन्न संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, इसलिए उपभोक्ता तटस्थ होगा, इंडिफरेंट होगा कि वह कौन सा संयोग उसे मिले, वस्तुओं का कौन सा कॉम्बिनेशन उसे मिले, इस बात के लिए वह उदासीन होगा, क्योंकि सभी संयोग उसे समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो एक तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। हम तटस्थता वक्र की धारणा को एक इंडिफरेंस शेड्यूल के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए उपभोक्ता के लिए एक्स और वाई वस्तु के विभिन्न कॉम्बिनेशंस दिखाए हुए हैं। यहाँ 6 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं। इनको 1 2 3 4 5 6 ये नाम दे सकते हैं, या ए बी सी डी इस तरह से हम संयोग को नाम दे सकते हैं। दो वस्तुएं हैं, एक्स और वाई वस्तु। पहला जो संयोग है एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 18 इकाई। इनसे जो संयोग, इस संयोग से जो उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है वह एक्स वस्तु की 2 इकाई और वाई वस्तु की 13 इकाई से भी वही संतुष्टि मिलती है जो उसे पहले संयोग से मिलती है। इसी प्रकार हम 5वां कॉम्बिनेशन देखें तो एक्स वस्तु की 5 इकाई और वाई वस्तु की 4 इकाई से उपभोक्ता को उतना ही संतोष मिलेगा जो किसी अन्य कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। अब विद्यार्थियों, इन विभिन्न संयोगों को यदि हम एक वक्र के माध्यम से प्रस्तुत करें तो वह तटस्थता वक्र कहलाएगा, जिसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ली गई है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु ली गई है। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ दिखाई गई हैं और वाई अक्ष पर वाई वस्तु की इकाइयों की संख्या दिखाई गई है। यहाँ पर जो विभिन्न कॉम्बिनेशंस हैं वो एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, ये विभिन्न कॉम्बिनेशन उपभोक्ता के लिए दिखाए गए हैं और ये सभी कॉम्बिनेशन एक तटस्थता वक्र पर स्थित हैं और सभी कॉम्बिनेशन, सभी संयोग एक्स और वाई वस्तु के जो कॉम्बिनेशंस हैं वे सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करेंगे और इसको हम इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या समसंतुष्टि वक्र के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे एक्स वस्तु की
मात्रा बढ़ाता जा रहा है, Y वस्तु की मात्रा कम हो रही है। दूसरी बात ये कि X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता Y वस्तु की जो मात्रा त्याग रहा है, छोड़ रहा है, वह घटती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपभोक्ता X वस्तु की 2 इकाइयों को प्राप्त करने के लिए Y वस्तु की 5 इकाइयाँ छोड़ने को तैयार है। यहाँ पर हम इसको इस से व्यक्त करते हैं 5:1, यानी X की एक इकाई के लिए उपभोक्ता Y की 5 इकाइयाँ त्याग रहा है। इसको यहाँ पर हम बोलते हैं MRS XY, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, यानी X वस्तु की Y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह निरंतर घटती जा रही है। तो इसको भी हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं X अक्ष पर X वस्तु है, Y अक्ष पर Y वस्तु है, और A से B संयोग पर आने के लिए उपभोक्ता X वस्तु की डेल्टा X इकाई बढ़ा रहा है और Y वस्तु की डेल्टा Y इकाई त्याग रहा है। लेकिन C से E कॉम्बिनेशन, E से G कॉम्बिनेशन पर जाने पर आप देख सकते हैं कि जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी जो डेल्टा Y है, वह दूरी घटती जा रही है। यानी जो MRX जो है ये बराबर होता है डेल्टा Y बाई डेल्टा X। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दूरी जो डेल्टा X है वह घटती जा रही है। एक X वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की जो छोड़ी हुई मात्रा है वह कम और कम होती जा रही है। इसको कहा जाता है ह्रासमान प्रतिस्थापन सीमांत दर, जो कि मार्शल की उपयोगिता ह्रास नियम के अनुकूल है। हालांकि यहाँ पर उपयोगिताओं का संख्यात्मक माप नहीं किया जाता। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक तटस्थ वक्र दिखाया गया है, लेकिन यदि हम उपभोक्ता के अधिमान क्रम पर आधारित तटस्थ वक्रों का एक समूह यदि हम दिखाते हैं तो उसे हम तटस्थ मानचित्र कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व मैप कहते हैं। और उसमें ऊंचा तटस्थ वक्र, ऊंचा उदासीनता वक्र उपभोक्ता के अधिक संतोष को व्यक्त करता है। विद्यार्थियों, हम तटस्थ मानचित्र को एक चित्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये इंडिफरेंस कर्व मैप को शो कर रहा है, इंडिफरेंस मैप को शो कर रहा है, जिसमें 5 इंडिफरेंस कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं। जब तक उपभोक्ता की रुचियाँ और अधिमान, टेस्ट और प्रेफरेंसेस समान रहते हैं, तब तक उसका जो इंडिफरेंस मैप है वह वही रहेगा। और यदि उपभोक्ता की रुचियों में, उसके अधिमानों में यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो इंडिफरेंस मैप भी बदल जाता है। विद्यार्थियों, एक बात आप यहाँ अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये संख्याएं दी हुई हैं,
ये क्रमवाचक संख्याएं हैं और यहाँ पर हम कोई मात्रा सूचक अर्थ इनका नहीं है, इसलिए अधिमान वक्रों को हम प्राय इन क्रमवाचक संख्याओं से व्यक्त करते हैं। और ये जो अधिमान मानचित्र है ये उपभोक्ता के अधिमान क्रम को यानी उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को व्यक्त करता है। वैसे देखा जाए तो ये अधिमान मानचित्र जो है, तटस्थता मानचित्र जो है वह कंटूर लाइंस की तरह होता है जो समुद्र तल से ऊपर भूमि की ऊंचाई को दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर हम ऊंचाई को फुट में या मीटरों में दे सकते हैं, लेकिन इंडिफरेंस मैप में जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है, उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसकी मात्रा नहीं बताई जाती, क्योंकि यहाँ पर संतुष्टि का संख्यात्मक माप नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के पीछे कौन सी मान्यताएं निहित हैं। तो यहाँ पर हम तटस्थता वक्रों की मान्यताएं ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी है, यानी जो उपभोक्ता है उसे ये जानकारी है कि बाज़ार में कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हम 2 गुड्स मॉडल ले रहे हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर 2 वस्तुएं दी हुई हैं, 2 वस्तुओं को दिखाया जाता है तटस्थता वक्र के अंतर्गत। तीसरी बात ये कि यह विभिन्न वस्तु समूह की परस्पर तुलना कर सकता है, यानी उपभोक्ता जो है उसको जो वस्तुओं के जो संयोग हैं उनमें वह परस्पर तुलना कर सकता है कि कौन सा संयोग उसे कम उपयोगिता दे रहा है या कौन सा संयोग उसे अधिक उपयोगिता दे रहा है। फिर हम इसमें ये मान के चलते हैं कि जो दोनों वस्तुएं हैं वह विभाज्य हैं, यानी उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है इसकी कि उपभोक्ता के जो अधिमान हैं उसमें परस्पर संगति है, कंसिस्टेंसी है। कहने का मतलब ये है कि यदि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का संयोग है, हम इसको कॉम्बिनेशन A और B मानते हैं, तो A संयोग को यदि वह B से ज़्यादा चाह रहा है, इसको हम कह सकते हैं A प्रेफरेबल देन B और B प्रेफरेबल देन C। तो यहाँ पर A जो संयोग है वह C से भी प्रेफरेबल होगा, यानी उपभोक्ता यदि A संयोग को B पर वरीयता देता है, B संयोग को C पर वरीयता देता है, तो वह C संयोग से A को वरीयता देगा। इसी प्रकार यदि उपभोक्ता A और जो B कॉम्बिनेशन है उसमें यदि तटस्थ है और यदि B और C में भी तटस्थ है तो वह A और C के बीच भी तटस्थ होगा, उदासीन होगा। तो इसको हम उपभोक्ता के अधिमानों में जो है संगति की मान्यता बोलते हैं। और इसके अलावा हम ये मान्यता लेकर चलते हैं कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं के सभी संभव संयोगों को प्राप्त कर सकता है। विश्लेषण अवधि में उपभोक्ता की रुचियों, आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तुओं की कीमतें परस्पर निश्चित हैं और उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए विवेकशीलता से कार्य करता है। ये भी इसमें विश्लेषण में मान्यता रहती है। तो ये तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत मान्यताएं निहित होती हैं। विद्यार्थियों, अब हम तटस्थता वक्र
की जो विशेषताएं हैं, इंडिफरेंस कर्व्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपको तटस्थ वक्रों की विशेषताएं दिखाई हुई हैं। पहली बात तो ये, तटस्थ वक्रों का जो ढलान है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, यानी ये ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। अगली बात कि ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, जिसका कारण है घटती हुई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई के कारण होता है। विद्यार्थियों, ये सारी जो विशेषताएं हैं मैं एक के बाद एक आपको बता रही हूँ, इसको हम फिर चित्रों के माध्यम से इनको हम देखेंगे। कोई दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। ऊंचा तटस्थ वक्र नीचे तटस्थ वक्र से अधिक संतुष्टि देता है और दो वक्रों के बीच अनेक तटस्थ वक्र हो सकते हैं। और तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ना तो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है ना वाई अक्ष को स्पर्श करता है, क्योंकि हम अपने विश्लेषण में दो वस्तुएं ले रहे हैं, दो वस्तुओं के संयोग ले रहे हैं। अगर तटस्थ वक्र किसी एक अक्ष को छूता है तो इसका मतलब है उस बिंदु पर दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वह शून्य होती है। तो इसलिए ये मान्यता भी निहित होती है। और अगली जो विशेषता है वह है कि तटस्थ वक्र आपस में समानांतर हों, ये भी जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों, ये तटस्थ वक्रों की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इनको चित्रों के माध्यम से एक के बाद एक हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था विशेषता जो थी कि तटस्थ वक्रों का ढलान बाएं से नीचे दाएं ओर होता है। विद्यार्थियों, उसका कारण ये है कि तटस्थ वक्र पर स्थित विभिन्न वस्तु, एक तटस्थ वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदु समान संतोष को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर डी चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है तटस्थ वक्र इस आकार का होता है, जो कि बाएं से नीचे दाएं ढलान लिए हुए है। तटस्थ वक्र ए बी सी, इन तीनों जो ये आकार दिखाई दे रहे हैं इनका इस आकार का नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं एक चित्र में तटस्थ वक्र का ढलान नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर है, यानी पॉजिटिव स्लोप है। आप देख सकते हैं ए और बी बिंदुओं पर ए और बी के बीच में उपभोक्ता तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि बी पर उसे दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा मिल रही है। तो बी संयोग पर उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर ए से अधिक होगा। इसी प्रकार बी चित्र में भी बी बिंदु पर उपभोक्ता को एक्स वस्तु की अधिक मात्रा मिल रही है, इसलिए बी संयोग भी उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। इसी प्रकार सी जो चित्र है उसमें उपभोक्ता को बी संयोग पर वाई वस्तु की अधिक मात्रा मिल रही है, इसलिए बी संयोग भी ए से उसे अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। इसलिए जो सामान्य स्थिति है वह डी चित्र के अनुसार होती है, जिसमें एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर उपभोक्ता को दूसरी वस्तु का जो उपभोग है वो कम उसमें हो रहा है। तो ए और बी संयोग के बीच में उपभोक्ता तटस्थ है। फिर अगली जो हमारी विशेषता थी तटस्थ वक्रों की, कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। वह इसलिए होता है कि प्रतिस्थापन की ह्रासमान सीमांत दर के कारण, यानी डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता जब एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाता है तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए
y की जो छोड़ी जाने वाली मात्रा है वह कम और कम होती चली जाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर की जो बात है वह उपभोक्ता के व्यवहार या उपभोक्ता की मनोवृत्ति को व्यक्त करती है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो तीव्रता है कम होती चली जाती है, क्योंकि उस वस्तु की आवश्यकता पूरी होने लगती है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने के विद्यार्थियों 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उपभोक्ता किसी विशेष वस्तु के लिए जो उसकी इच्छा है उसको पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है, और जैसे जैसे उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है तो उसके लिए उसकी इच्छा या आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है। तो इसके कारण जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती जाती है। और दूसरी बात ये कि जो वस्तुएं हैं वे एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होती, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती, तो उन्हें हम एक ही वस्तु मान सकते थे और एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होने पर दोनों वस्तुओं का जो इम्पोर्टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन व्यवहार में जो वस्तुएं हैं, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, वे एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं। तो इसके कारण भी सीमांत जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह घटती हुई होती है। विद्यार्थियों, ये तटस्थ वक्र की एक मूल विशेषता है, प्रॉपर्टी है कि जो तटस्थ वक्र है वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। हम अगली विशेषता देख सकते हैं कि दो तटस्थ वक्र आपस में नहीं काटते हैं। हम इसको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है, ओ वाई अक्ष पर क्यू वाई यानी वाई की क्वांटिटी दिखाई हुई है। आई सी जो वन, ये जो वन है ये एक तटस्थ वक्र है, ये दूसरा तटस्थ वक्र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वह जी और एच, ये दो संयोग हैं जो कि तटस्थ वक्र एक पर स्थित हैं। तो उपभोक्ता इन दोनों में तटस्थ होगा, उदासीन होगा, क्योंकि उसे ये दोनों संयोग समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा जो तटस्थ वक्र है उस पर जी और जो जे संयोग हैं वो दोनों समान संतुष्टि देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित हैं। लेकिन जब जी संयोग तटस्थ वक्र एक पर और दो पर दोनों पर स्थित है, तो जब उपभोक्ता जी और एच के बीच में उदासीन है और जी और जे के बीच में उदासीन है, तो संगति की मान्यता के अनुसार एच और जो जे कॉम्बिनेशन है इन दोनों के बीच में उपभोक्ता उदासीन होना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि H संयोग पर उसे X और Y दोनों की कम मात्रा मिल रही है और J संयोग पर उसे X और Y वस्तु की दोनों की अधिक मात्रा मिल रही है। तो J संयोग अधिक संतोष को व्यक्त करना चाहिए। तो इसलिए दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। मैं समझती हूँ आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि एक तटस्थ वक्र पर स्थित विभिन्न संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं और ऊंचा तटस्थ वक्र उपभोक्ता के लिए अधिक संतुष्टि को प्रदान करता है। विद्यार्थियों, हमने
बताया आपको कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, लेकिन यहाँ आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें तटस्था वक्र एक सरल रेखा के रूप में है जिसका ढाल ऋणात्मक है। ये और जब किसी सरल रेखा का जो स्लोप होता है वह हर बिंदु पर समान होता है। तो हमने जो तटस्थ वक्रों की बात की थी, सामान्य आकृति जो थी, उसमें हमने देखा कि तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करता है, y वस्तु की वो कम और कम मात्रा छोड़ने को तैयार होता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर IC1, IC2 और IC3 ये 3 तटस्थ वक्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो तटस्थ वक्र है उसका जो ढलान होगा IC1 पर जैसे हम कहें तो वो समान होगा। यहाँ पर जो MRX XY ये कांस्टेंट है। तो ये जो स्थिति है वह पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति हो सकती है। उसके लिए जो इंडिफरेंस कर्व है वह इस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए 2 बिस्किट हैं, बिस्किट की 2 किस्म हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, समान हैं, तो उपभोक्ता में उनमें से किसी एक को ले सकता है। तो बिस्किट की 2 किस्में एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी, तो वहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इस रूप में होगा। तो सरल रेखा के रूप में ऋणात्मक ढाल वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वह पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पर आपको तटस्थ वक्र की जो स्थिति है वह एल शेप दिखाई दे रही है। ये स्थिति पूर्ण पूरकता की स्थिति में होती है। जैसे कि हमने x अक्ष पर बाएं हाथ का दस्ताना लिया है और y अक्ष पर दाएं हाथ का दस्ताना लिया है, या एक बाएं पैर का जूता कह सकते हैं और दाएं पैर का जूता भी हम ले सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो एक निश्चित अनुपात में ही प्रयुक्त की जाती हैं, उन स्थिति में जो तटस्थ वक्र है उसकी जो आकृति है वह एल शेप की होती है। और यहाँ पर यदि उपभोक्ता के लिए A, C और D ये ही बिंदु उपयोगी हैं, क्योंकि A के बाद यदि उपभोक्ता B पर मूव करता है तटस्थ वक्र नंबर 1 पर, तो उसको X वस्तु का उपभोग बढ़ाने के बावजूद भी उतनी ही संतुष्टि मिलती है। तो पूर्ण पूरकता की स्थिति में जो तटस्थ वक्र है वह एल आकार का होता है, समकोण आकार का होता है, और पूरक पदार्थ एक स्थिर अनुपात में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, पूर्ण पूरक वस्तु और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की जो स्थितियां हैं, 2 चरम सीमाएं हैं, एक्सट्रीम्स कंडीशंस हैं। व्यवहार में जो वस्तुएं होती हैं वो सामान्य वस्तुएं कह सकते हैं, जिनका एक दूसरे से प्रतिस्थापन किया जा सकता है कम या अधिक मात्रा में। और ऐसी स्थिति में जो तटस्थ वक्र हैं वह मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तटस्थ वक्रों की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हैं। हमने तटस्थ वक्र का जो कंसेप्ट है, विचार है, अवधारणा है, उसको देखा, तटस्थ वक्रों की मुख्य विशेषताओं को देखा, प्रॉपर्टीज को देखा। अब इसके बाद हम तटस्थ वक्र विश्लेषण पर आधारित उपभोक्ता के संतुलन की चर्चा करेंगे। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए मैंने HL आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, ML झिंगन की उच्च आर्थिक सिद्धांत और डोमिनिक सल्वाटोर की माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी 3rd एडिशन शोम्स आउटलाइन सीरीज
जो है उसको काम में लिया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं समझती हूँ आपको तटस्थता वक्र का वक्र की जो अवधारणा है और उसकी जो विशेषताएं हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।